नमस्कार बच्चों। आज आपके सामने मैं अर्थशास्त्र पुस्तक का अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी को लेकर आया हूं। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम इसमें क्या क्या समझेंगे, किस लिए ये चैप्टर बनाया गया है, इसका मूल आधार क्या है, उसे जानते हैं। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जिसको पाठ का मूल आधार बनाया गया है। मतलब इस चैप्टर का मूल आधार है पालमपुर गांव, जो कि एक काल्पनिक गांव है। भारत के गांव में कृषि उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। मतलब भारत के गांव में जो प्रमुख गतिविधि है वो कृषि उत्पादन है। पालमपुर में कृषि ही मुख्य क्रिया है और यहाँ जो मुख्य काम करते हैं लोग, वो एग्रीकल्चर का ही होता है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि भी शामिल हैं। उत्पादन का उद्देश्य या प्रयोजन, मतलब इसका उद्देश्य, इसका पर्पज क्या है? ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। उत्पादन का उद्देश्य ये होता है कि हम ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करें जिसकी हमें आवश्यकता है। उत्पादन हेतु 4 आवश्यक चीज़ें हैं प्यारे बच्चों। 4 चीज़ें आवश्यक हैं। क्या क्या? पहली है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। दूसरी है भौतिक पूंजी। तीसरी है श्रम, मतलब लेबर, मजदूर। और चौथी है ज्ञान एवं उद्यम। तो ये महत्वपूर्ण उत्पादन के लिए आवश्यक चीजें हैं। अब इसको भी आगे डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको देखते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं। तो अभी जो हमने बात की कि पहला ये था, दूसरा यहाँ, तीसरा ये है और चौथा ये है। इसमें क्या है प्यारे बच्चों कि भूमि एवं प्राकृतिक संसाधन में जल को शामिल किया गया है, वन और खनिज को। और भौतिक पूंजी को 2 भागों में बांटा गया है। ए पार्ट ये हो गया इसका, बी पार्ट यहाँ हो गया। ए पार्ट में स्थायी पूंजी और बी पार्ट में कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी में होता है जैसे औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीन हैं और भवन हैं, जहाँ पे इस पूंजी को लगाया जाएगा। और कार्यशील पूंजी में है कच्चा माल और नगद पूंजी। इसी तरह श्रम कर्म में बताया, जैसे मैंने आपको बताया था, मजदूर मतलब काम करने वाले लोग होंगे। और ज्ञान एवं उद्यम में मानव पूंजी शामिल होगी। अगला पॉइंट है इसका कि इस चैप्टर में जो जमीन मापने की महत्वपूर्ण इकाई है वो 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर है। और पालमपुर में कृषि को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है किसी कृषि ऋतु के अनुसार। अब ये कैसे हैं बेटा, इसको समझते हैं आगे कि क्या ये बंटवारा किया गया है। हाँ, तो हम इसको समझेंगे आगे। तो इसमें दिया है कि हमने जो इसका बंटवारा किया है वो ऋतुएं कौन कौन सी हैं हमारे पास। एक वर्षा ऋतु, एक शरद ऋतु, एक ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ विशेष समझना जरूरी है कि वर्षा ऋतु में हम खरीफ की फसलें बोते हैं। तो जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। और जो फसलें शरद ऋतु में बोई जाती हैं वह भी फसल कहलाती हैं। और जो फसलें बेटा ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में बोई जाती हैं, उन्हें जायद फसलें कहते हैं। अब इनका अवधि क्या है, कब कब बोई जाती हैं? तो खरीफ की फसल बोई जाती है जुलाई से अक्टूबर में, रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर से मार्च में, और जायद की फसल बोई जाती है मार्च से जून में। अब ये फसलें कौन कौन सी हैं? तो खरीफ की फसलों में बेटा ज्वार है, बाजरा है, चावल है, कपास है, गन्ना है, तंबाकू है। ये सभी फसलें हैं आपकी कौन सी? खरीफ की फसलें। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि खरीफ की फसलें कौन सी, आपको पहचानना आना चाहिए। और रबी की फसलें हैं गेहूं, सरसों, दालें, आलू। तो ये हो गई आपकी रबी की फसलें, ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद रखना है। और प्यारे बच्चों, इसमें जो है जायद की फसलें क्या हैं जो गर्मी में हमें मिलती हैं? तरबूज है, खरबूज है, फलियां हैं, सब्जियां हैं। ये होगी हमारी जायद की फसलें। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और याद इसलिए रखना है क्योंकि मैं अब आपका एक टेस्ट लेने वाला हूं इसके बाद। उस टेस्ट में मैं इसी तरह के प्रश्न पूछूंगा जैसे मैं आपको बातें बता रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है।
अगला इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, वो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भाई बिजली के विस्तार ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ। जब बिजली का विस्तार हुआ तो सिंचाई जो व्यवस्था थी वो थोड़ी इम्प्रूव हुई। इससे क्या हुआ कि किसान दोनों खरीफ और रबी फसल, दोनों ऋतुओं की फसल उगाने में सफल हो सकें। तो इससे हमारी रबी और खरीफ की दोनों फसलें अच्छी तरीके से उगाई जाने लगी, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो गई थी। और अब है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बहुविध फसल प्रणाली क्या है। तो इसको समझते हैं कि एक ही भूमि के टुकड़े से, मतलब एक ही जगह से उत्पादन बढ़ाने का तरीका है ये। इसमें एक साल में किसे उत्पन्न करना है, पालमपुर के किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें उगाते हैं। इसमें तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर लेते हैं। तो यह है कि एक ही जमीन के टुकड़े पे विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना और एक साल के अंदर ही 2-3 तरह की फसल उगा देना, ये बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। अब बच्चों खेती करने के तरीके क्या हैं? तो आधार क्या है? श्रम, बीज, उर्वरक। और पारंपरिक कृषि में क्या दिया गया है बेटा टेबल में इसमें, कि श्रम कौन करता है? श्रम किसान करेगा या परिवार के सदस्य करेंगे। और आधुनिक कृषि में क्या होता है? खेती है मजदूरों द्वारा किया जाता है। ये तो पारंपरिक कृषि में ऐसा होता था, आधुनिक कृषि में ऐसा होता है। आप बीज के बारे में जानते हैं। जो पारंपरिक कृषि में बीज जो है पारंपरिक होते थे, लेकिन आधुनिक कृषि में ये अति उपज प्रजातियों वाले बीज होते हैं। ये कौन से होते हैं? HYVS वाले बीज होते हैं। ठीक है। और प्यारे बच्चों उर्वरक की बात करें तो पहले जो पारंपरिक कृषि में जो इस कृषि में जो उर्वरक चलता था, गाय का गोबर, अन्य प्राकृतिक खाद चलते थे। लेकिन अब नहीं, अब ऐसा है कि केमिकल वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब आप बात आती है जुताई की। तो जुताई में जो पारंपरिक तरीका था वो हल से होती थी और बैलों से होती थी, लेकिन अब ट्रैक्टर और थ्रेशर से होने लगी है। ऐसे ही सिंचाई के स्रोत क्या थे जो पारंपरिक थे? कुएं से, रहट से, तालाब से, नदियों या वर्षा के पानी से सिंचाई होती थी। लेकिन अब बिजली पसिल्स, नलकूप और डीजल से ये चलने लगे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब ध्यान रखना है आपको, अगला पॉइंट जो है वो है आपका हरित क्रांति। पूछा जाता है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। तो हरित क्रांति द्वारा भारतीय कृषकों ने अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती को करना सीखा। मतलब चावल और खेती की जो अच्छी उपज वाले बीजों से खेती की गई तो हरित क्रांति के अंतर्गत आती है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। जो कीटनाशक का हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ये जो है बताया गया है, रासायनिक उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो इससे मिट्टी की क्षमता जो है बेटा कम हो जाती है। और इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण जो भूमि का जल स्तर है वो कम हो जाता है, वो डाउन चला जाएगा। और क्या होगा? इससे प्रदूषण जो है बढ़ जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा और जल स्तर जो है कम हो जाएगा। तो आगे बेटा देखते हैं हम कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या क्या हैं। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये हैं जैसे डेयरी का क्रिया की जाती हैं, लघु स्तरीय विनिर्माण किया जाता है, दुकानदारी की जाती है और परिवहन किया जाता है। तो ये जो है गैर कृषि क्रियाएं भी और होती हैं जो कृषि के अलावा वहाँ की जाती हैं। आगे देखते हैं। अब एक नज़र में हम जो है अब आपको एक बात और बताते हैं। अब इसमें बच्चों आगे देखते हैं कि एक नज़र में जो पालमपुर वाली बात पढ़ रहे हैं उसको देख लेते हैं। एक नज़र में पालमपुर क्या है? पालमपुर में कृषि ही उत्पादन की प्रक्रिया है। तो कृषि ही उत्पादन की प्रक्रिया है। गांव में 450 परिवार रहते हैं। 1500 फैमिली के पास खेती के लिए भूमि नहीं है और बाकी 240 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले भूमि के टुकड़े हैं, छोटे छोटे। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जातियों का है। गांव में ज़्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 फैमिली हैं, 80 परिवार हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी अस्पताल है। ये एक नज़र में हम पालमपुर को देख रहे हैं। और गांव के कुल कृषि क्षेत्र के केवल 40% भाग में सिंचाई होती है। अधिक उपज पैदा करने के लिए HYV बीजों की सहायता से गेहूं की उपज जो है 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर जो है 3200 किलोग्राम हो गई है, ये नए प्रकार के बीजों का इस्तेमाल करके।
और पालमपुर गांव में 25% लोग जो है गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे डेयरी उत्पादन में बताया था ऊपर, दुकानदारी में, लघु स्त्री निर्माण में, उद्योग में, परिवहन में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ आपको क्या याद रखना है भाई, इसी के साथ आपको याद रखना है बच्चों कि पालमपुर जो गांव है वे के आसपास के गांवों, कस्बों, शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि सुलभ हैं, मतलब आसानी से मिल सकता है। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बे, शहरों से अच्छी सड़कें, परिवहन, टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के नए अवसर सृजित होते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो चैप्टर था, ये पहला जो पार्ट था अर्थशास्त्र वाला, ये इस तरीके से समाप्त होता है। और आप इसको समझें, वीडियो को देखें, पढ़ें, और इसका फिर आगे टेस्ट होगा वो लिया जाएगा, तो ध्यान से इसको करना है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु अपनी कॉपी में नोट करने हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चे।